सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पैकेजान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो इस महीने का ये पहले आप लोगों का संडे आने जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि एक साल जो होता है पूरा, उसका आधा साल आप लोगों का जा चुका है, यानी कि 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो 6 महीने बचे हुए हैं उसमें 6 महीने में ये आप लोगों का पहला संडे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों को कम से कम थोड़ा सा टाइम देकर अपने आप को सोचना चाहिए कि क्या आप लोग सोच रहे हैं और क्या आप लोग कर रहे हैं। क्या आप लोग सोच रहे हैं, जो आप लोग सोच रहे हैं वही आप लोग कर रहे हैं, या फिर जो आप लोग नहीं सोच रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर इस तरीके से आप लोग की जिंदगी चल रही है तो इसका मतलब ये कि गड्डी जो है वो बड़ी गलत डायरेक्शन में चल रही है। एक इंसान जो है वो जो सोचता है वही वो कहता है, और जो वो कहता है वही वो करता है। ये इंसान जो है, ये समझ लीजिए, बहुत सुलझा हुआ इंसान है। एक मंझा हुआ खिलाड़ी बोलते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा कि ये मंझा हुआ खिलाड़ी है। तो ये है वो मंझा हुआ खिलाड़ी जिसने जो बोल दिया वही करता है, जो सोच लिया वही वो इंसान करता है। यानी कथनी और करनी में आप लोगों को इसकी कोई फर्क नजर नहीं आएगा। जिस इंसान की कथनी और करनी में फर्क नजर आता है वो इंसान कभी भी लाइफ में एक अच्छा मुकाम अचीव कर ही नहीं सकता है। तो अगर आप लोग अपनी कथनी और करनी को एक जैसा करना चाहते हैं तो यार इसके लिए आप लोगों को डिसिप्लिन वे में अपना काम करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी इस धरती पर, अगर आप लोगों ने देखा होगा ना, कोई अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को बता रहे हैं कि हाँ जिंदगी इतनी आसान होती है, मजे मजे में सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं है यार, मैं तो बस कुछ दिन पहले पढ़ लिया था, मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। सब फालतू की बातें, बेतुकी बातें। उनको भी पता है कि किस तरीके से उन्होंने लगकर, उन्हें कहते हैं कुत्तों की तरीके से मेहनत की है तब जाकर सिलेक्शन हुआ है। पर हाँ, वही है कि मेहनत कोई नहीं दिखाता है, सब आप लोगों को चिकनी चुपड़ी चीजें दिखाते हैं। तो उन चिकनी चुपड़ी चीजों के चक्कर में न आकर अपनी मेहनत को हल्के में मत डालना। अपनी जो प्रैक्टिस है आप लोग उसको प्रॉपर करते रहना। अपनी जिस तरीके से आप लोग अपनी जिंदगी में जो आप लोगों ने अब तक मेहनत की है और अपने जो मुकाम अचीव किए हैं अब तक का, उनको याद करना। कभी भी जिंदगी में कोई भी इंसान ऐसा होता है जिसने कभी ना कभी कोई ना कोई चीज जरूर अचीव की होगी। उसको मोटिवेशन बना के आप लोग अपना मोटिवेशन का सोर्स लेकर आगे चल सकते हैं। मेरा कहने का एक बेसिक छोटा सा पर्पज है यार यहाँ पर। देखिए, आप लोगों को जिंदगी में हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी चाहिए। कोई हाइपोथेटिकल बात है अगर आप लोगों को बोले कि हाँ दिन दिन में ये हो जाएगा और रात रात में ये हो जाएगा, तो कभी किसी का ना तो हुआ है ना ही होने वाला है। कोई आप लोगों को बोले कि बैठ के 18 घंटे पढ़ लेना, तो आज तक किसी ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ये फालतू की बातें होती है। आप लोगों को एक प्रैक्टिकल अप्रोच लगा के चलनी है। 10 से 12 घंटे एक कह सकते हैं कि पढ़ा जा सकता है, 14 घंटे तक भी आप लोग खींच सकते हैं। ठीक है, पर लेकिन इससे फालतू अगर कोई बोलने लगे कि मैं तो 18 घंटे पढ़ रहा हूं, देखिए वो चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच लगाकर चलिए, किसी के भी चक्कर में मत पड़िए। बहुत सारे रेगुलर इस तरीके के मेल अभी देख रहा हूं प्रेजेंट टाइम पर कि सर पता नहीं क्या चल रहा है जिंदगी में, पढ़ ही नहीं पा रहे, जितना सोचा था उतना पढ़ ही नहीं पा रहे। तो जितना पढ़ रहे हो पहले उसी को तो पचाओ, पहले जितना खाया उसको पचाओ तो सही। अपने आप को शाबाशी दो, अपने आप को मोटिवेट करो। आप लोगों को ही काम करना है, आप लोगों को ही अपने आप को आगे ढकेलना है, कोई नहीं आने वाला है वो ढकेलने के लिए आप लोगों को। तो आप लोगों को सबसे पहले अपना नेचर समझना पड़ेगा। डेली उसी टाइम पर उठ रहे हो, उसी टाइम पर आप लोग सो रहे हो, उसी टाइम पर आप लोग डेली वही काम कर रहे हो जो पहले कर रहे थे, और फिर बोल रहे हो जिंदगी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। पहले अपना शेड्यूल तो थोड़ा पकड़ो कि क्या आप लोगों का शेड्यूल चल रहा है। अगर वो शेड्यूल जो आप लोग प्रेजेंट टाइम पे फॉलो कर रहे हैं कोई प्रोडक्टिविटी आप लोगों की लाइफ में नहीं लेके आ रहा है, तो अपने शेड्यूल को उसी तरीके से तोड़िए मोड़िए ना, जिस तरीके से रिक्वायरमेंट है आप लोगों की, तो उसी तरीके से देखिए। जिस तरीके से आप लोगों को चाहिए कि हाँ इतना टाइम मुझे चाहिए, उसी तरीके से अपने शेड्यूल बनाइए। तो यही तरीका होता है कि अपने आप को डेली आप लोगों को मॉडिफाई करना है। एक कुम्हार देखा है कभी आप लोगों ने, जब बर्तन बनाता है वो कुम्हार इस तरीके से बर्तन को तराशता है कि एक एक कोना, एक एक साइड उसकी बर्तन की आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट नजर आएगी। इस तरीके से उस पर टाइम देकर उसको निहारता है। और आप लोग अपनी जिंदगी को टाइम ही नहीं देते हैं। आपकी जिंदगी गड्डी चली जा रही है बिना ब्रेक के, पता नहीं किस डायरेक्शन में आप लोग चलने दे रहे हैं उसको। तो ये सारी जिंदगी इस तरीके से चलती रहेगी तो कुछ हाथ पैर नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा चेंज करिए। जो रिक्वायरमेंट है टाइम की उसके हिसाब से आप लोग काम कीजिए, तो तब काफी अच्छे से चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। कई सारे बच्चे कई तरह के कमेंट करते हैं कि सर करंट अफेयर क्या ये सफिशिएंट है? अगर ये करंट अफेयर कवर कर लिया जाए, जितना करंट अफेयर 2 वीडियो के अंदर मैं कवर करा रहा हूं, अगर आप लोग इसको दिल जान लगाकर ढंग से इसको कवर कर लेंगे, मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा आप लोग कुछ भी करने की जरूरत है। इतना कॉम्प्रिहेंसिव वे में सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं ना यार, आप लोग कहीं भी उठाकर देख लीजिएगा। इस तरीके से आप लोगों को अगर कोई पढ़ाता हुआ मिल रहा है तो इसका मतलब यह कि उसी को फॉलो आप लोग कर लेना चाहिए। मतलब क्या यहां पर मतलब यह कि ये नहीं कि मैं ही बस आप लोगों को सबसे अच्छा करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, और भी हो सकते हैं कि बहुत अच्छे करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं। पर हाँ, ये चीज है कि 100% अगर आप लोग बोले बिल्कुल पिन टू पिन 100% हर एक इंसान जो है उस चीज को कवर करेगा। देखिए, ना तो कोई इंसान 100% कवर कर सकता है, ना ही कोई 100% एग्जाम में आप लोगों से पूछने वाला है। तो आप लोगों को जो प्रीलिम्स होता है वो क्वालिफाइंग होता है, उसी तरीके से आप लोग उसको करके जाना है। जहां पर आप लोगों के मार्क्स काउंट होते हैं, आप लोगों को इतना करंट अफेयर में करा रहा हूं कि आप लोग किसी भी इंसान से जो इस धरती पर करंट अफेयर पढ़कर पेपर देने जाएगा उससे पीछे नहीं रहेंगे। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं, लिख कर दे सकता हूं इस बात की गारंटी
कि जिसने भी जहां से भी करंट अफेयर पढ़ा है और आप लोग बोलोगे उसकी यार हम तुमसे पीछे रह गए और तुमने ज्यादा करंट अफेयर पढ़ लिया, तो हो ही नहीं सकता है। इस तरीके से करंट अफेयर आप लोगों को कवर कराया जा रहा है। 2 घंटे की वीडियो चल रही है यार, दोनों समझ सकते हैं आप लोग, तो कितना करंट अफेयर यहां पर कवर कराया जा रहा है। आप लोग क्या करते रहते हैं बेसिकली जिंदगी में, सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? एक बच्चे ने बोला सर आपकी जो वीडियो है ये 1 घंटे की हो जाती है, इसलिए मैं इसको 2x या फिर 1.5x करके देख लेता हूं। देख लो भाई साहब, वो बहुत सारा टाइम बचाना है ना आप लोगों को, फिर आगे चल के बहुत अच्छा काम करना है आप लोगों को। जो टाइम बचेगा उसमें तो ना आपको मतलब हीरे तराशने हैं। आप लोग की एक सेकंड जो है इतनी कीमती है कि उस टाइम को आप लोग बैठकर उस तरीके से एंजॉय करोगे कि हाँ पता नहीं क्या होने वाला है। उस टाइम को कहीं ना कहीं और जगह वेस्ट करते हुए नजर आओगे। पढ़ाई को एक प्रॉपर टाइम देकर चलो, जिंदगी बहुत छोटी सी है, इसको ढंग से एंजॉय कर लो, ठीक है, वरना ये चली जाएगी, हाथों से निकल जाएगी, आधी निकल गई है और पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जिंदगी को थोड़ा सा एक पैटर्न में लेके आओ, अपना एक शेड्यूल बनाओ, सोने से पहले शेड्यूल बनाओ, उसको फिर फॉलो करो प्रॉपर वे में। यही तरीका होता है काम को करने का। आपको क्या लगता है मेरा बहुत परफेक्ट शेड्यूल है, आप लोगों को टाइम पर वीडियो मिल जाती है, तो आप लोगों को यह लगता है कि मेरी जिंदगी बड़ी सही चल रही है? भाई साहब मुझे भी अपना टाइम, हर बार अपना टाइम जो है वो बचाना पड़ता है, ठीक है। मुझे भी बार बार, मेरे भी जो माइंड है बार बार इधर उधर भागता है, उसको पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। हर एक इंसान के साथ में ऐसा होता है। और जो आप लोगों को ये दिखा रहा है कि उसकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, वो फालतू की बातें कर रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, मुझे दिन में ऐसा नहीं लगता कि यार मेरी लाइफ कैसी चल रही है, कि यार लेक्चर बनाता हूं बस, और क्या चल रहा है जिंदगी में और क्या कर रहा हूं, ठीक है, इसके बाद में थोड़ा बहुत अपना कुछ काम कर लेता हूं, ठीक है, क्या मैं रियलिटी में इसी तरीके की जिंदगी जीना चाहता हूं? तो कई बार मुझे भी सोच के लगने लगता है कि क्या ये इसी पैटर्न पे मैं इसी तरीके से जिंदगी जीता रहूंगा, चलता रहूंगा क्या? ऐसा नहीं होने वाला है यार। अगर मुझे लगेगा कि ये जो जिस तरीके का पैटर्न मेरा चल रहा है ये मुझे एंटरटेन नहीं कर पा रहा है, मेरी जिंदगी में खुशी नहीं ला पा रहा है, मैं इसको एंजॉय नहीं कर रहा हूं, जिस दिन मैं पढ़ाई को एंजॉय करना छोड़ दूंगा, जिस दिन मैं लेक्चर में एंजॉयमेंट लेना छोड़ दूंगा, जिस दिन मैं लेक्चर मुझे बोरिंग लगने लगेगा बनाना, उसी दिन ये दुकान जो है बंद हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि हमेशा काम वो करो जो आप लोग करने में मजा आए। अगर खेती करने में मजा आती है तो खेती करो, और खेती भी ऐसी शानदार करो कि लोग जो है दांतों तगले उंगली दबाने लगे कि वो देखो वो है किसान, ठीक है। तो इस तरीके से जिंदगी जीना होता है यार। एक ही तो जिंदगी मिली, आपको लोग क्या लग रहा है कि अगली जिंदगी में फिर आप लोगों को यही जिंदगी मिलने वाली है? क्या पता कौन कहां होगा, किसी को कुछ पता है? तो ये सोचकर चलिए कि जो ये टाइम जो आप लोग गवा रहे हैं, ये टाइम कितना कीमती है, आप लोग कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। कभी सोचा इसके बारे में बैठकर 1 सेकंड के लिए भी? तो यार देखो, थोड़ा टाइम दिया करो, कम से कम हर वीकेंड पे आप लोगों को अपने आप को टाइम देना चाहिए और सोचना चाहिए कि किस तरीके की जिंदगी आप लोग लेकर चलना चाह रहे हो, वरना जिंदगी इसी तरीके से कटती रहेगी और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो संडे है, संडे को थोड़ा सा, संडे का लेक्चर होता है, संडे को फंडे डे बनाकर थोड़ा सा स्टडी डे भी बना लिया करो। मतलब कहने का ये है कि अपनी जिंदगी में एक काम फॉलो कर लीजिए, जो अगर आप लोग ये फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे तो जिंदगी सवर जाएगी। सोने और उठने का टाइम सेट कर दीजिए, और कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं आप लोगों से, आप लोग किस टाइम सो रहे हो किस टाइम उठ रहे हैं ये चीज एक बार फिक्स कर दीजिए। इसके अलावा और आप लोग से कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप लोग अपनी जिंदगी में 50 से 60% जो चेंज है वो इसी से ले आएंगे, ओनली ये चीज चेंज करने से। मजाक नहीं कर रहा हूं, कर देखो आप लोग ये। अगर सोने और उठने का टाइम आप लोग एक बार फिक्स कर दो, अपनी जिंदगी में चेंज देखना फिर आप लोग कैसे चेंज आप लोगों को नजर आएंगे। आप लोग का शेड्यूल फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें एक छोटे सा एडिशन और कर लीजिए तो बस फिर सोने पे सुहागा हो जाए। वो क्या है? वो है एक एक्सरसाइज और ऐड कर लीजिए लगभग 30 मिनट की। मतलब सोने और उठने का टाइम फिक्स और एक एक्सरसाइज 30 मिनट की, बस ये 2 काम कर लीजिए मेरे बोलने से। अगर रियलिटी में आप लोग कुछ मानते हैं तो ये 2 चीज फिक्स करके देखो और अपनी जिंदगी में फिर चेंज देखना कि कैसा चेंज आप लोगों को नजर आएगा। और इस ड्यूरेशन में मोबाइल से थोड़ा डिस्टेंस आप लोगों को दूर रखनी है। सबसे बड़ा बर्बादी का रीजन आज की डेट में ये है, मतलब कोई भी यूट्यूब पर कुछ भी अपलोड किया जा रहा है, बस आप लोग देखे जा रहे हो, ठीक है। अबे जितनी चीजें आप लोगों की रिक्वायरमेंट है उतनी चीजें देख लो, एक बार एग्जाम निकाल लो, फिर मूंधे पड़े रहना पूरे दिन यूट्यूब पे, कोई नहीं पूछेगा आप लोगों को। एग्जाम निकाल लो एक बार, काम की चीजें देखो, कोई कुछ भी चीजें बना रहा है उसको दबा के देखे जा रहे हो। जो चीजें रिक्वायरमेंट है एग्जाम में आएंगी उनको देखो, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, उनको देखो। सब आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की चीजें नहीं बना रहे हैं, उनको अपना एंजॉय करना है लाइफ में। तो आप लोग, एक बच्चा कह रहा है कि सर पूरे दिन लगभग 6 से 7 घंटे यूट्यूब में ही चले जाते हैं, कैसा पढ़ूं? वैसा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बर्बाद हो चुके अपना भी, साइड में बैठ जाओ जाकर, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिंदगी जा चुकी है आधी। मतलब 6 घंटे यूट्यूब पर, समझ रहे हो आप लोग? 2 से 2.5 घंटे से ज्यादा यूट्यूब पर देने की जरूरत नहीं है। 2.5 घंटे से ज्यादा मत दो एक दिन में, ठीक है, मैक्सिमम 2.5 घंटे काउंट कर लो, 3 घंटे तो मैक्सिमम कर दो, इससे फालतू टाइम मत दो यूट्यूब पे एक दिन के अंदर। इससे फालतू टाइम नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। अपना बैठ के सेल्फ स्टडी करो, प्रैक्टिस करो। अगर इससे ज्यादा टाइम आप लोग दे रहे हो तो फिर यार टाइम बर्बाद चल रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो चीजें आप लोग थोड़ा देखिए कैसे आप लोग चीजों को कर सकते हैं। बस ये बताने का बेसिक पर्पज यही था कि कई सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जिंदगी कैसे चल रही है, क्या हो रहा है। यार जिंदगी सुधारनी पड़ेगी, कोई और नहीं आने वाला है, ठीक है। चाहे रो लो चाहे झिझा लो, सुधारनी आपको ये, आज सुधार लो या फिर कल सुधार लो, जैसे करना है कर लो, आप लोगों के हाथ में, ठीक है।
लेक्चर जो है आप लोगों को पता है संडे है, तो मुझे लगा थोड़ी सी आप लोगों से कुछ बातें कर लूं, क्योंकि पूरे वीक तो मैं ज्यादा बातें करता नहीं हूं इस तरीके के टॉपिक के ऊपर। तो जो आप लोग इरिटेट रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, परेशान रहते हैं, ये प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलो। हर एक इंसान का टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है, ठीक है। मेरा भी टाइम टेबल कई बार फॉलो नहीं होता है, तो मैं फ्रस्ट्रेट होकर नहीं बैठता हूं। मैं देखता हूं जितना टाइम बचा उसको ढंग से यूटिलाइज कर लूं। कोशिश करो कि अपनी चीज को प्रायोरिटाइज कर दो पहले, कि पहले मॉर्निंग में उठ के मुझे जो है अपना क्वेश्चन पेपर लगाना है, ठीक है। उसके बाद में मुझे इसका एनालिसिस करना है। सबसे पहले जो काम का काम है, मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन पेपर ही लगाना है, जो भी आप लोग को लगता है आप लोग का इंपॉर्टेंट काम है, आप लोग के गोल के पास में ले जाएगा, सबसे ज्यादा करीब ले जाएगा, सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के वही काम बस आप लोगों को कर रहे हैं। और फिर देखो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ना आने लगे अपना आप ही, तो फिर बताना। जिंदगी जीने के तरीके होते हैं यार, अपने काम को करने के तरीके होते हैं, उसको करना स्टार्ट करो, आप लोगों को चीजें आसान लगने लगेगी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं, आइए। बात की जा रही है यहां पर रिन्यूएबल पावर जो जनरेशन कॉस्ट के बारे में, यानी कि देखिए जिंदगी यहां पर भी आप लोग इसको समझ सकते हैं। अगर आज की डेट में मैं आप लोगों से बात करूं कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में कोई आप लोगों से बात करे, अक्षय ऊर्जा जिसको आप लोग बोलते हैं, एक टाइम पर ऐसा था कि जो कोयले से बिजली बनाई जाती है, ठीक है, जो कोयले से बिजली बनाई जाती है, जो वाटर से बिजली बनाई जाती है, वो काफी ज्यादा सस्ती पड़ती थी जो सोलर पैनल से बिजली बनाई जाती है, जो सौर ऊर्जा से एनर्जी बनाई जाती है, उसके कंपेयर में। रीजन क्या था? रीजन ये था कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो थी वो काफी ज्यादा थी, ठीक है, जिसकी वजह से यहां पर इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा पड़ जाती थी। पर लेकिन कॉन्टिन्यूअसली चीजें चलती रही, कॉन्टिन्यूअसली चीजें चलती रही, और उसके बाद में आकर चीजें जो है वो पैटर्न में आ गई, ठीक है। इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा गया था ये, जब क्वेश्चन पूछा गया तो एग्जामिनर जो यहां पर जो मतलब इंटरव्यूअर था उसके द्वारा बोला गया कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि हमारी कंट्री में कोयले से और जो वाटर से एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जो एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो काफी सस्ती पड़ रही है, सोलर पैनल से एनर्जी हम लोग को काफी महंगी पड़ रही है, क्या हम लोग को इसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर कोयले और वाटर से एनर्जी के ऊपर फोकस दे देना चाहिए? तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल इंटरव्यू के अंदर। तो नॉर्मल सी बात है यार, कोई भी चीज जो है स्टार्टिंग में महंगी पड़ेगी ही पड़ेगी, थोड़े लंबे समय तक आप लोग इसको इंप्लीमेंट करो, थोड़ा लार्ज स्केल पर उसको आप लोग बनाना स्टार्ट करो, अपनी ही कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करो, तो सॉल्यूशन आप लोगों को निकलते हुए नजर आने लगेंगे। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आराम से आप लोग बता सकते हैं। तो एक टाइम पर कॉस्ट क्या थी और आज के दिन में कॉस्ट क्या है। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करें, हाइड्रो एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, या फिर टाइड यानी कि ज्वार भाटा की बात करें, जियोथर्मल जो कि यहां पर एक तरीके से जो पृथ्वी की जो गर्मी होती है उससे जो एनर्जी निकल के आती है, बायोमास के बारे में बात करें, ये सारी रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में आती है अगर इनके बारे में कोई आप लोगों से पूछे। और जब यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आप लोग बात करते हैं तो अभी इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि इंटरनेशनल एनर्जी जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, जिसको IRENA आप लोग बोलते हैं, उसके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई है। अभी रिपोर्ट का नाम है रिन्यूएबल पावर जनरेशन कॉस्ट, यानी कि रिन्यूएबल पावर की जो जनरेशन की कॉस्ट क्या है इन 2020, उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार की गई है। तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है जिसका नाम है रिन्यूएबल पावर जनरेशन कॉस्ट, ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो समझ में आया किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? ये इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं कई बार, जिनको आप लोग थोड़ा सा भी अगर ध्यान से देखेगा तो एग्जाम में आप लोग इनको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं आसानी से। तो इंपॉर्टेंट बात क्या बताई गई इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर कि जो एनर्जी का जो जनरेशन किया जाता था पहले टाइम पर, और जब एनर्जी का जो जनरेशन देखने को मिल रहा है वो काफी सस्ता यहां पर हो गया है। अगर बात करें तो बोला गया कि 810 गीगावाट जो कैपेसिटी है वर्ल्ड में, वो फिलहाल कोयल फायर जो कोयले से जो एनर्जी बनाई जाती है, ठीक है, उसके कंपेयर में अगर आप लोग देखें तो 38% टोटल जो ग्लोबल एनर्जी कैपेसिटी है वो आज की डेट में हाईयर कॉस्ट आप लोगों को नजर आएगी अगर उसको आप लोग फोटोवोल्टिक या फिर ऑन सोर विंड एनर्जी होती है उससे बनाते हैं। यानी कि अगर ये एनर्जी आप लोग जो क्रिएट करते हैं कोयले से, अगर उसको रिन्यूएबल एनर्जी से आप लोग क्रिएट करना स्टार्ट कर दो तो आप लोग की एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो आप लोग को बढ़ती हुई नजर आएगी। और बात की जा रही है ऑन सोर विंड एनर्जी के बारे में। इनको दो को आप लोग देखते हैं, एक को बोलते हैं ऑन सोर, एक को बोलते हैं ऑफ सोर। ऑन सोर का मतलब होता है जो कि आप लोग को देखने को मिलेगा पानी के अंदर, जो बेसिकली यहां पर आप लोग देखते हैं, ठीक है, ये पानी के अंदर जो चीजें आप लोग की नजर आएंगी। अपोजिट हो गया, इसको सुनिएगा, यहां पर जो ऑन शोर होता है इसका मतलब होता है कि जमीन के ऊपर, यानी कि ऑन लैंड। तो ऑन शोर का मतलब होता है ऑन लैंड आप लोगों को यहां पर बेसिकली टरबाइन लगाना, ठीक है, तो ये हो गया जमीन के ऊपर। ऑफ शोर का मतलब होता है कि पानी के अंदर जाकर आप लोगों को टरबाइन लगाना, तो इसको आप लोग ऑफ शोर बोल देते हैं। तो ऑन शोर और ऑफ शोर जो एनर्जी जनरेट की जाती है, जैसे विंड के बारे में बात करें तो विंड एनर्जी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इस तरीके से अगर एनर्जी जो जनरेट की जा रही है वो काफी सस्ती पड़ जा रही है, ठीक है, यानी कि ये वाला जो तरीका है एनर्जी जनरेट करने का ये ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू दूसरे तरीके के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सस्ता काफी पड़ रहा है। इसी के साथ में एग्जिस्टिंग अगर कोल पावर के बारे में बात करें, अगर उसको हम लोग रिप्लेस कर रिन्यूएबल एनर्जी में लगा देते हैं तो हर साल 32 बिलियन जो डॉलर है, 32 बिलियन की बात की जा रही है, वो भी डॉलर के बारे में, तो हम लोग एनुअल इसको सेव कर पाएंगे। कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट सोचिए,
$1 बिलियन अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर दे तो शोर मच जाता है कि हाँ इतना पैसा कौन इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। 32 बिलियन की बात की जा रही है, इससे बचा लेंगे हम लोग। रिड्यूस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट नहीं होगी, ठीक है। इसी के साथ में जो यहाँ पर एमिशन जो है अराउंड 3 बिलियन टन, यहाँ पर आप लोग कहीं ना कहीं इसको चीजों को सेव कर पाएंगे। तो ये किससे होगा? ये रिन्यूएबल एनर्जी से होगा, अगर इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं तो। 2020 में अगर बात की जाए, रिकॉर्ड ईयर देखने को मिला रिन्यूएबल एनर्जी का। कोविड-19 के चलते हुए भी यहां पर 261 गीगावाट इंस्टॉल लगभग कर पाए। एडिशनल जो है 50% ज्यादा हो गया लगभग। अगर बात करें यहां पर नॉर्मल टाइम पे अगर देखें यहां पर 162 के करीब 62% टोटल रिन्यूएबल एनर्जी जो कैपेसिटी थी लास्ट ईयर, अब बढ़कर यहां पर हो गई। इसके चलते जो चीफ हो गई है फॉसिल फ्यूल के कंपेयर में, यानी कि जो आज की डेट में कोयले से या फिर आप लोग डीजल पेट्रोल यूज करके जो एनर्जी जनरेट करते हैं उसके कंपेयर में ये काफी ज्यादा सस्ती अभी फिलहाल आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो दाम है वो काफी ज्यादा सस्ती यहां पर होती जा रही है। तो काफी बड़ी बात आप लोग यहां पर ये बोल सकते हैं। अगर बात करें सप्लाई के बारे में 2020 में, तो जियोथर्मल, फोटोवोल्टिक, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायो एनर्जी और इसी के साथ में जो यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड जो सोलर पावर है उससे आप लोग यहां पर चीजें देखने को मिली। तो रीजन क्या है ग्रोथ का? सबसे बड़ा तो रीजन आप लोग यहां पर यही देख सकते हैं कि आज की डेट में यहां पर 3 गुना हम लोग इंक्रीज कर पा रहे हैं। लगभग 2000 के करीब में लगभग 754 गीगावाट हुआ करती थी, अब 2799 गीगावाट यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। रीजन क्या है? टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। वही चीज जो है, जैसे मान लीजिए अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी को कोई मोबाइल फोन बेचना है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आईफोन अगर बेचना है एप्पल कंपनी को आज के डेट में, अगर उसको आईफोन बेचना है, उसने 5 आईफोन बेच दिए, तो 5 आईफोन, मान लीजिए उसने एक आईफोन 1 लाख का हो गया तो 5 आईफोन उसने 5 लाख के बेच दिए, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया उसने 5 लाख रुपए कमा लिए 5 आदमी से। पर लेकिन अगर आप लोग बात करें किसी दूसरी कंपनी के बारे में, वो यहां पर सोच रही है कि उन आईफोन को अफोर्डेबल बनाना है और जनता तक पहुंचाना है। तो उसने ये किया, उसने 100 आदमी को यहां पर अपने जो मोबाइल बेचे वो 5000 रुपए के बेच दिए, ठीक है। 100 आदमी को अगर अपने मोबाइल जो है उसने 5000 रुपए के बेच दिए तो ये कितना हो गया? ये भी 5 लाख आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो पैसा इसने यहां पर 5 आदमी से कमाया, इसने वो पैसा 100 आदमी से कमा लिया। अब उनको थोड़ा सस्ता मिल गया तो ज्यादा लोगों तक पहुंच गया, तो रिवेन्यू इतना ही हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आज की डेट में आप लोग उसका प्राइस डाउन करते हैं तो ज्यादा लोगों तक वो चीजें पहुंच जाएंगी, तो एक तरीके से मार्केट में वो चीजें पेनिट्रेट कर पाएंगी। तो यही यहां पर देखने को मिला, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा खासा होने लगा, इसी के साथ में अवेलेबिलिटी काफी अच्छी होने लगी, तो इसके चलते चीजें जो है वो बढ़नी स्टार्ट होने लगी। जो रिड्यूस हो चुकी है आज के डेट में कॉस्ट, आज के डेट में अगर बात करिए तो 10 साल के अंदर जो है 10 से लेकर 2020 तक का इनके द्वारा एक डेकेड का यहां पर एनालिसिस किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर में। तो इनके द्वारा बोला गया कि जो यहां पर कमर्शियल सोलर फोटोवोल्टिक जो सेल है वो 85% सस्ती होगी उस टाइम पर। ऑन सोर विंड एनर्जी 68% और ऑफ सोर विंड एनर्जी जो है वो 48% यहां पर सस्ती हो चुकी है। इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की डेट में किसने लार्ज स्केल पर कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो फायदा पहुंचा रही है, कितने लार्ज स्केल पर चीजें देखने को मिल रही हैं, वो भी प्रोडक्टिव साइड में। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे मिशन हमारी कंट्री में चलाए गए, जैसे कि हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाएगी, पीएम कुसुम। ये पीएम कुसुम के बारे में मैंने आप लोग कई बार बताया, चलिए ये देखता हूं कुसुम की फुल फॉर्म कौन बताता है। ये वही कुसुम है जिसके बारे में मैंने आप लोग कई बार, इवन मैंने आप लोगों को बहुत बार इसके बारे में समझा है। और कुसुम जो है मैंने आप लोगों को बताया भी है, वो ये जब खेतों में किसान जो है अपना यूज करके सोलर पंप और अपने खेतों को बेसिकली एग्रीकल्चर को अपना वो एक तरीके से इरिगेशन यानी कि सिंचाई करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है, पता ही होगा, फुल फॉर्म नहीं पता है या फिर चलिए बता ही देता हूं, ठीक है। पीएम कुसुम का मतलब होता है बेसिकली प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो ये योजना थी हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसके चलते जो किसान है उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, किसानों के खेतों में सोलर पंप लगना स्टार्ट हो जाएगा तो उनको फायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके चलते यहां पर ये स्कीम जो है ये लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, इसका बेसिकली यही पर्पस था कि लोगों तक जो है जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल तरीके से प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, सोलर पंप की हेल्प से वहां पर इरिगेशन फैसिलिटी किसानों को प्रोवाइड कराई जा सके। तो ये इसका बेसिक पर्पस था। आप लोगों को ये बताना है कि ये जो स्कीम है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए। नेशनल विंड सोलर जो हाइब्रिड पॉलिसी है उसको फॉलो करने की बात की गई। रूफ सोलर स्कीम के बारे में बात की कि जो भी आप लोग आज के में घर बनाते हैं उनकी छतों पर आप लोग कम से कम कोशिश करो कि सोलर पैनल जरूर लगा लो। और पहाड़ी इलाके में जहां पर गवर्नमेंट के बस की बात नहीं रहती है जहां पर चीजों को एस्टेब्लिश करना, तो वहां पर भी आप लोग चीजों को फॉलो करके चल सकते हो, ठीक है। अभी अगर बात करें तो इसको काफी अच्छे लेवल पर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। काफी सस्ती आज की डेट में जो बिजली पड़ रही है, तो इसलिए ऑल ओवर वर्ल्ड में मुहिम चली हुई है कि सोलर एनर्जी को कैसे ढंग से यूटिलाइज करना है। तो ये भी एक काफी बड़ी एक मुद्दा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है।
अगर बात करूं आप लोगों से थोड़ी सी यहाँ पर इंटरनेशनल जो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसको बोला था यहाँ पर इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है ये बेसिकली एक ऐसी एजेंसी है जिसको यहाँ पर बनाया गया। यहाँ पर आज के दिन में जो इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, इसको जो बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा। टोटल मिलाकर 164 यहाँ पर आप लोगों को इसके मेंबर नजर आएंगे। इंडिया भी यहाँ पर इसका मेंबर है, तो इसीलिए यहाँ पर ये इंडिया के बारे में भी बातें बता रहा है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग रखिएगा। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में अगर कुछ टारगेट आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों ने देखा हमारी कंट्री का जो टारगेट है 170 गीगावाट है, 2000 कब तक का है, 22 तक का है। ठीक है, अभी यहां पर टारगेट को बढ़ा दिया गया है। वो कितना बढ़ाया गया है टारगेट और कितने ईयर तक बढ़ाया गया है, दोनों का क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, कई बार बता चुका हूं, ये आप लोगों को अब तो बेसिकली याद ही हो जाना चाहिए, इतनी बार मैं रिपीट कर चुका हूं इसको। ये वाली न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरीके से आप लोग इसको देख सकते हो। बात की जा रही है हमारी कंट्री जो है वो ऐसी पहली कंट्री बन गई है जिसके द्वारा जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो रबर है उसका प्लांट जो है यहाँ पर डेवलप किया है। तो वर्ल्ड में पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट जो है वो डेवलप किया गया है रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये कहां पर प्लांटेड किया गया है, आसाम के अंदर में। तो ये एक सोचने वाली बात है कि हमारी कंट्री जो है वो एक काफी अच्छे पायदान पर यहां पर आ गई है इस पर्टिकुलर फील्ड में। अगर कोई आप लोगों से पूछे तो रबर जो है उसको हमारी कंट्री में बनाया गया है, ये एक तरीके से डेवलप की गई है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के तरीके से। अगर नॉर्मल तरीके से आप लोग यहां पर अगर बात करेंगे रबर के बारे में, कुछ आप लोग बात करेंगे तो यहां पर अगर आप लोग देखेंगे नेचुरली अगर बात करें तो हमारी कंट्री में रबर, अगर नेचुरल तरीके से आप लोग पूछें कि हमारी कंट्री रबर के मामले में हमारी कंट्री कौन से नंबर पर आती है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री जो है वो लगभग 6ठे नंबर पर आती है। यानी कि हमसे ज्यादा रबर और कौन प्रोड्यूस करता है, अगर आप लोगों से कोई पूछने लगे तो याद रखना हमसे ज्यादा जो रबर प्रोड्यूस करता है वो करता है, सबसे ज्यादा करता है थाईलैंड, फिर करता है इंडोनेशिया, उसके कम करता है मलेशिया, फिर करता है वियतनाम, फिर करता है चाइना और फिर करता है यहां पर इंडिया। ठीक है, अगर आप लोग इनको मैप में देखना चाहते हैं तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा मैंने बताया आप लोगों को कौन सा है, ये थाईलैंड, ये है यहां पर थाईलैंड। तो थाईलैंड सबसे ज्यादा रबर प्रोड्यूस करता है। फिर है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, ये हो गया इंडोनेशिया। ठीक है, फिर है मलेशिया, मलेशिया भी आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को एक क्वेश्चन बताऊंगा बड़ा इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनिए। फिर है वियतनाम हो गया यहां पर। ठीक है, वियतनाम के बाद में फिर आप लोगों को चाइना देखने को मिलेगा और फिर है इंडिया। अगर आप लोग एक मोटे मोटे तौर पर देखिए जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो रबर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सारी कंट्री जो है वो आप लोगों को लगभग नॉर्मली अगर देखा जाए तो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है उसके नीचे आप लोगों को नजर आएंगे। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा जो रबर है वो कहां प्रोड्यूस की जाती है और वो आप लोगों को ऑप्शन दे दे पंजाब के अंदर, दूसरे नंबर पर वो आप लोगों को बोले आसाम के अंदर, तीसरे नंबर पर वो आप लोगों को बोले जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, चौथे नंबर पर वो आप लोगों को बोले उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, और फिर बोले कि यहां पर इनमें से कौन सा सही है या फिर नन ऑफ द अबोव आप लोगों को एक ऑप्शन दे दे। तो यार देखिएगा यहां पर ऑलरेडी अगर आप लोग कॉमन सेंस लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर जो रीजन है इक्वेटर के आसपास वाला रीजन, यहां पर सबसे ज्यादा रबर प्रोड्यूस की जाती है। तो हमारी कंट्री में जो रबर प्रोड्यूस की जाएगी सबसे ज्यादा वो साउथ इंडिया के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वो कौन सा राज्य है हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा रबर प्रोड्यूस करते हैं, तो सबसे ज्यादा करता है केरला, उसके कम करता है तमिलनाडु, उसके कम करता है कर्नाटका। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोग देखेगा तो केरला सबसे ज्यादा है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर और कर्नाटका तीसरे नंबर पर। तो इस तरीके से आप लोग इसको एरो को ले जाना। तो ये 3 सबसे बड़े राज्य हमारी कंट्री में रबर प्रोड्यूस करने वाले, जो कि आप लोग कंफ्यूजन में अगर कोई डाले तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। इसके बारे में अगर बात की जाए, देखिए नॉर्मली अगर रबर आप लोगों को उगानी है तो मिनिमम 25 डिग्री के करीब आप लोगों को यहां पर टेम्परेचर चाहिएगा या फिर उससे ऊपर आप लोगों को एक ऐसी जगह चाहिए कि जहां बारिश हो सके। ठीक है, ह्यूमिड मौसम चाहिएगा, यानी कि थोड़ा सा जहां पर जो आर्द्रता रहे जो क्लाइमेट के अंदर में। ठीक है, लगभग जो बारिश होनी चाहिए वहां पर 200 सेंटीमीटर के करीब आप लोगों को बारिश होनी चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। एलुवियल सॉइल होनी चाहिए, वहां पर जो मिट्टी होनी चाहिए वो एलुवियल होनी चाहिए, जो आप लोगों को नजर आएंगी। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर एरिया में रबर को प्रोड्यूस करने के लिए, और इन एरिया में ये रिक्वायरमेंट जो है वो लगभग पूरी हो जाती है। तो इसीलिए ये एरिया जो है वो काफी बेहतरीन सोर्स माने जाते हैं रबर को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी कंट्री में। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है कुछ भी। तो रबर जो है ये अपने ही काइंड का एक तरीके से
एक्सक्लूसिवली जो इस रीजन में आप लोगों को जो देखने को मिल रही है, एक्सपेक्टेड की जा रही है कि यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो माउंटेन जो है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में वो अप टू द मार्क नहीं है, तो फिर भी यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का मतलब यही होता है कि देखिए नॉर्मली उस एरिया में भी उसको उगाया जा सके जहां पर उसकी कंडीशन नहीं है उगने की। तो इसका मतलब यह कि कुछ ऐसे चेंज उसके अंदर किए गए, कुछ ऐसे स्पेसिफिक जो ट्रेड्स उसके अंदर डाले गए लेबोरेटरी टेक्निक के थ्रू जेनेटिकली मॉडिफाइड करके, ताकि उन एरिया में भी इसको उगाया जा सके। जितना टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो ना टेम्परेचर न मिले, जितने पानी की रिक्वायरमेंट है उतना पानी न मिले, जितना इसको एक उपजाऊ एक तरीके जमीन की रिक्वायरमेंट है उतनी अगर इसको एक तरीके से जमीन भी अगर न मिले तो भी यहां पर ये अपना काम कर सके। ये यहां पर बेसिकली काम होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का। ये अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो ये रबर बोर्ड के अंदर होती है, रबर बोर्ड। तो रबर बोर्ड आप लोग याद रखिएगा कहां पर है, जहां सबसे ज्यादा रबर प्रोड्यूस होगी, नॉर्मल सी बात है, वहीं पर रबर बोर्ड होगा। तो केरला के अंदर रबर बोर्ड है। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में ये आता है। ये इंपॉर्टेंट है जो याद रखिएगा। रबर बोर्ड जो है वो यहाँ पर एक तरीका रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो इसको रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो रबर बोर्ड के अंडर ही आता है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसके बारे में कुछ बेसिक बातें। बेसिकली अब यहां पर कुछ टेक्निकल टर्म आप लोगों के सामने आने वाली है, जिसके लिए आप लोग अपने मन को तैयार रखना है। ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसके अंदर जो एडिशनल कॉपी देखने को मिली जीन की, जिसकी वजह से ऐसी क्रॉप बन गई, उसको क्या बोला गया है, तो उसको MnSOD, यानी कि इसको बोला गया मैग्नीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड, ये यहां पर डिसम्यूटेज, ठीक है। तो ये यहां पर MnSOD इसका नाम यहां पर ये दिया गया, जो कि यहां पर इंसर्ट किया गया प्लांट के अंदर, जिसके चलते यहां पर अब सीवियर कोल्ड वाले कंडीशन में भी अब लोग रबर उगा सकते हैं। नॉर्मली बोला ना कि 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, और ये आप लोग इसीलिए साउथ इंडिया में उगाई जा रही है, पर लेकिन अब विंटर में भी आप लोग इसको उगा पाएंगे, ये एडिशन करने की वजह से, इसीलिए इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोला जाता है। तो जहां पर कोल्ड है और जहां पर सूखा है, सीवियर इन्वायरमेंट कंडीशन है, ठीक है, अब एबिलिटी ये हो जाती है कि ये जीन वहां पर सरवाइव कर पाता है, तो इसके चलते यहां पर अब आसानी से ये फसल यहां पर उगा पाएंगे। नेचुरल जो रबर होती है वो कहां पर होती है, वो अमेज़न के फॉरेस्ट, जहां पर काफी अच्छी बारिश होती है, काफी ह्यूमिड रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। नॉर्मली जो ठंडी कंडीशन होती है, या फिर नॉर्मली अगर बात करें कि कम पानी वाली एरिया जो है वो रबर को सूट नहीं करता है, पर लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब ही यही है कि अब वो सारी चीजें भी इसको सूट करने लगेगी, इसीलिए तो चेंज किया गया इसके अंदर यहां पर, इसीलिए तो चीजें इंप्लीमेंट की जा रही है। तो यहां पर जो अगर बात करें हमारी कंट्री में नेशनल रबर पॉलिसी है, तो यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जो कि मैंने बताया ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है, ठीक है, जो कि यहां पर इसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। तो नेशनल रबर पॉलिसी 2019 में हमारी कंट्री में लाई गई थी। तो यहां पर जो यहां पर नेचुरल रबर है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की गई थी, कैसे वैल्यू चेन एडिशन करके हम लोग चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं, उसके बारे में यहां पर इसके द्वारा यहां पर काम किया गया। तो बेसिकली रबर को इस तरीके से उगाने की कोशिश की गई थी यहां पर हमारी कंट्री में कि हाँ इस एरिया में भी हम लोग उगा सके जहां पर उसकी कंडीशन नहीं है उगाने की, तो इसलिए यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारी कंट्री में अगर बात करें FDI, जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, रबर वाले एरिया में आप लोगों को 100% देखने को मिलेगा, यानी कि 100% FDI है रबर वाले एरिया में। डेवलपमेंट एंड द रिसर्च के बारे में अगर बात करें तो नॉर्थ जो यहां पर अगर बात करें नेचुरल अगर रबर आप लोगों को लेकर आनी है, तो नेचुरल रबर सेक्टर जो वेलफेयर ग्रोवर है तो कैरी किया जाता है यहां पर रबर बोर्ड के द्वारा, और इंप्लीमेंट किया जाता है यहां पर किसके द्वारा, ये इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट है ऑफ नेचुरल रबर सेक्टर, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, और इसके अंडर में आप लोगों को देखने को मिलता है। नॉर्मली अगर बात करें जो यहां पर अगर बात करें जो डेवलपमेंटल जो एक्टिविटीज है, तो फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट मिलना चाहिए। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को रबर उगानी है, ठीक है, तो देखिए नॉर्मल सी बात है कि आप लोग बोलेंगे कि सर उसके लिए पहले बैलेंस तो दीजिए कि किस तरीके का माहौल बनाना है रबर को उगाने के लिए, खेत तैयार करना है, पेड़ लगाने हैं, क्या क्या करना है, वो सारी चीजें, तो टेक्निकलिटीज क्या क्या है वो सारी समझानी पड़ेगी। इसी के साथ में सुपर एक तरीके सप्लाई जो होनी चाहिए वो एक अच्छी खासी क्वालिटी की होनी चाहिए, जो प्लांटिंग मटेरियल है, यानी कि जैसा दाना डालोगे वैसे ही फसल आप लोगों को देखने को मिलेगी। पता चला दाने में ही दीमक लगी हुई है, तो क्या आप लोगों को लगता है कि वो फसल ढंग से हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। सपोर्ट होना चाहिए यहाँ पर ग्रोवर फोरम को, ताकि और अच्छे से चीजें हो सके। ट्रेनिंग और स्किल प्रोवाइड कराई जाए उन लोगों को जिनको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो तब चीजें ढंग से आप लोगों को होती नजर आएगी। यानी कहने का मतलब है कि एक पैटर्न में आप लोगों को चीजों को लेकर चलना पड़ेगा, तभी आप लोग ढंग से इनको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये यहां पर हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो सबसे पहले तो यार अपना एक टेम्परामेंट जो है वो एक सही डायरेक्शन में रखिए, चीजों को सही तरीके से आप लोग लेकर चलिए, तभी आप लोग अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। और फिर कई सारे बच्चे बोलते हैं सर इंग्लिश के शब्द ज्यादा बोल देते हो कई बार। टेम्परामेंट का मतलब होता है स्वभाव, इनका आप लोग अपना स्वभाव सही रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप लोग गोल को अचीव कर पाओगे। यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया, बेसिकली देखा इसके बारे में भी, ठीक है।
तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर जो अगर एनर्जी के बारे में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है अगर पूछा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है अफोर्डेबल एंड द क्लीन एनर्जी, ठीक है। 7वें नंबर का गोल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में काफी कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया, काफी डिटेल में, कई सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर काफी अच्छे से समझी, ठीक है। इसी के साथ में जो नेक्स्ट चीज हम लोगों ने देखी है रबर के बारे में जानी, कहाँ कहाँ पर उगाई जाती है, कौन कौन सी कंट्री उगा रही है, हमारे देश में कहाँ कहाँ पर उगाई जाती है, जहां पर उगाई जाती है वहीं पर ही क्यों उगाई जाती है, उसकी क्या कंडीशन है, अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में जाना, ठीक है। तो 2 टॉपिक काफी डिटेल में डिस्कस किए। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, बाकी रिवीजन आप लोग करते रहिए। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर ढंग से रिवीजन को फॉलो करेंगे तो काफी सारी चीजें आप लोगों के माइंड में वैसे ही सेट हो जाएगी, ठीक है। तो कैसा लगा ये लेक्चर, इसके बारे में बताइए, और आप लोग यहाँ पर कितना रेट देना चाहेंगे इस लेक्चर को, तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग रेट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, पीडीएफ यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।